प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके तहत आज हम खलजी क्रांति के स्वरूप और महत्व पर चर्चा करेंगे। इसी व्याख्यान में हम जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना तथा उसके जो सैनिक जो अभियान हैं उनके विषय में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने अपने पिछले व्याख्यान में बताया था कि किस तरह से बलबन के द्वारा शासन किया गया और किस तरह से चालीसा का दमन किया गया और उसके द्वारा अन्य कार्य किए गए। इस तरह से बलबन जो कि मामलूक वंश से का शासक था और उसके द्वारा 20 वर्ष मंत्री के रूप में और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में जब राज्य करने के बाद बलबन की मृत्यु हो गई। लेकिन उसका जो राजवंश है या उसका जो वंश है उसकी मृत्यु के केवल 3 वर्ष तक ही चला। बलबन ने अपने जो भाई था मोहम्मद, उसका जो पुत्र था कै खुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था या उसने इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन मलिकों ने, अमीरों ने कै खुसरो को तो मुल्तान भेज दिया और बुगरा खां का जो पुत्र था कैकुबाद, उसको मुइजुद्दीन का खिताब देकर गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कैकुबाद था ये भोग विलास में, मद्यपान में, शिकार में और नाच गान में ही अपना जीवन व्यतीत करता था। 3 वर्षों में ही उसका जो शरीर है उसमें लकवा आ गया और अब जो शासन का कार्य है वो नायब ए मुमलकत बनकर जो मलिक निजामुद्दीन है उसके हाथ में चला गया। और ये जो निजामुद्दीन है इसको दिल्ली के जो कोतवाल था कुतुरुद्दीन, उसका यह भतीजा था और उसका दामाद था। एक तरह से अब दिल्ली सल्तनत पर पूरी तरह से निजामुद्दीन के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। निजामुद्दीन ने कैकुबाद को यद्यपि अपनी जो चचेरे भाई था उसके प्रति चेतावित किया था, कि चेतावनी दी थी कि वो उससे सिंहासन को छीनने का प्रयास कर सकता है। उसने ही कैकुबाद को भड़काकर के खुसरो की हत्या भी करवा दी थी। अब हम बात करते हैं कि इस तरह का जब घटनाक्रम चल रहा है बलबन या मामलुक वंश में, तो जलालुद्दीन खिलजी का उदय किस तरह से हुआ। तो बलबन के राज दरबार में तुर्की अमीरों का और गैर तुर्की अमीरों का 2 दल थे। जो तुर्की जो दल का जो नेता था वो एतमार कच्छन और एतमार सुस्का था। और ये लोग बलबनी, पुराने इनको बलबनी अमीर कह सकते हैं, क्योंकि ये दल बलबन के बाद भी बलबन के वंश को ही सत्ता पर आरूढ़ देखना चाहते थे। और जो दूसरा जो दल था उसका नेता था जलालुद्दीन खलजी था, जिसे लोग तुर्क नहीं मानते थे, अर्थात यह गैर तुर्की था। तो एक तरह से ये जो दल था ये नए तत्वों के प्रभुत्व का समर्थक था। तो इस तरह से अब दरबार में 2 प्रकार के दल हो गए, एक तुर्कों का और एक गैर तुर्कों का। जिस समय पक्षाघात से असहाय कैकुबाद कितुखरी के महल में था, तो मलिक जो कच्छन था और मलिक सुरखा ने उसके बच्चे कैमूर्स को गद्दी पर बैठा दिया था और जलालुद्दीन को उसका नायब नियुक्त किया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि अब जलालुद्दीन नायब के पद पर पहुंच गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अब बड़ी ही कुशलता से जो बलबन का जो उत्तराधिकारी है उससे गद्दी छीनने की एक योजना बनाई और उसने मलिक कच्छन और मलिक सुरखा और उसके जो समर्थक जो अमीर हैं उनका वध करवा दिया और वो स्वयं शिशु सुल्तान कैमूर्स का संरक्षक बन गया था। इसके बाद
कैमूर्स और कैकुबाद का भी उसके द्वारा वध करवा दिया गया और इस तरह से वह दिल्ली की गद्दी पर स्वयं सुल्तान बन गया। और इस तरह से जलालुद्दीन जो खिलजी था उसका जो राज्यारोहण है वह 13 जून 1320 को जो कैकुबाद ने जो महल बनवाया था, किलूबरी का महल, उसमें उसका राज्यारोहण हुआ और उसने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उपाधि धारण की। तो इस तरह से गुलाम वंश का या मामलूक वंश का अंत हुआ और उसकी जगह खलजी वंश का सत्ता पर एकाधिकार स्थापित हो गया। ये भारतीय जो इतिहास है इसकी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि बिना किसी ज्यादा रक्तपात के एक तरह से इसको खलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और एक वंश से दूसरी वंश में सत्ता का जिस तरह से हस्तांतरण हुआ, ये भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो खलजी क्रांति हुई इसके क्या परिणाम निकले और इसका क्या महत्व है भारतीय इतिहास में। तो खलजी क्रांति भारत में मुस्लिम राजत्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जलालुद्दीन को जो गद्दी प्राप्त हुई थी वो ना तो उसको वंशाधिकार से प्राप्त हुई थी, ना चुनाव से, और ना ही षड्यंत्र के माध्यम से प्राप्त हुई थी। साथ में ही जब जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की तो उसने जातीय जो उच्चता है या जो खलीफा से जो स्वीकृति प्राप्त की जाती है उसका भी किसी भी प्रकार से दावा नहीं किया, क्योंकि खिलजी वंश को ना तो जनता का, ना अमीर वर्ग का, और ना ही उसके द्वारा उलेमा वर्ग का इस जलालुद्दीन के द्वारा समर्थन प्राप्त किया गया था। तो उन्होंने बिना धार्मिक समर्थन के ही ना केवल खिलजियों ने अपनी सत्ता को जीवित रखा बल्कि उसका सफलतापूर्वक संचालन भी किया, जो कि इतिहास में पहली बार घटित हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि खिलजियों ने धर्म को राजनीति से दूर रखने का निश्चय किया और इसीलिए उनके द्वारा खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो एक तरह से खिलजियों का आगमन या खिलजी युग की शुरुआत और बलबन द्वारा स्थापित राज्य के विपरीत यह एक युग का अंत था और एक नए युग का प्रारंभ खिलजी क्रांति के माध्यम से माना जाता है। एक अन्य जो महत्ता है ममलूक वंश की समाप्ति के साथ वो यह है कि जहां गुलाम वंश जातिवाद पर आधारित था, तो ममलूक वंश के साथ साथ ही अब जातिवाद भी समाप्त हो गया, जिससे कि इल्तुतमिश और जो उसके उत्तराधिकारी थे वो बहुत ज्यादा उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि इलबारी तुर्कों ने जातिवाद पर बहुत अधिक बल दिया था, जबकि जो खलजी दल थे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जातीय निरंकुशता से अधिक समय तक राज्य नहीं किया जा सकता। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि खलजियों के द्वारा जो राज्य स्थापित किया था वो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सत्ता पर अधिकार नहीं था, बल्कि खिलजी सर्वहारा वर्ग के थे। और इन्होंने पहली बार यह तय किया कि जरूरी नहीं है कि सत्ता की स्थापना करने के लिए किसी विशेष अधिकार वंश का या सुल्तान की नसों में शाही खून ही होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वहारा वर्ग से बिलोंग करते थे। साथ में ही इस क्रांति ने शाही रक्त की तुलना में सर्वहारा जो जनमत है उसके आधिपत्य को स्थापित करके यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब सत्ता पर अधिकार कर सकता है जिसे उसको अपने हाथ में रखने की शक्ति और योग्यता हो। तो इसके लिए उच्च नस्ल की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरह से जो ये एक विशेषाधिकार वर्ग से निकलकर और जिस तरह से सर्वहारा वर्ग के हाथ में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, इसलिए ये जो खलजी क्रांति हुई इसको ये भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी और खिलजी क्रांति का
वो एक तरह से नेता था। तो जलालुद्दीन एक जन्मजात सैनिक था और उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से अनेक बार युद्ध किए थे। और वो इसी कारण से, यद्यपि एक गैर तुर्की था, लेकिन वो फिर भी बलबन के दरबार में वह बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच गया था। उसके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जो तुर्की जो अमीर थे वो उसके विरोधी हो गए थे, और फलस्वरूप दिल्ली दरबार में दो प्रकार के तुर्की दल और गैर तुर्की दल के अमीरों का दो वर्ग बन गए थे। जलालुद्दीन ने कैमूर की का वध करवाकर दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया, और उसने 13 जून 1320 में अपना राज्याभिषेक या राज्यारोहण उसका हुआ। जलालुद्दीन ने सबसे पहले राज्यारोहण के बाद अपने शासन का पुनर्गठन किया, और उसने तुर्क अमीरों को उनके पुराने पदों पर ही स्थायी कर दिया। बलबन का जो मित्र था मलिक फखरुद्दीन, उसको दिल्ली का कोतवाल उसने बने रहने दिया, और ख्वाजा खातिर को उसने वजीर बनाए रखा। इसी प्रकार से बलबन का जो भतीजा था मलिक छज्जू, उसको कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार के पद पर उसने कायम रखा। साथ में ही उसने अपने पुत्रों, संबंधी और मित्रों को भी उच्च पद पर नियुक्त किया, जिसमें उसने अपने सबसे बड़े पुत्र इख्तियारुद्दीन को खाने खाना, अली खां और सबसे छोटे पुत्र कद्र खां को अनेक प्रकार की उपाधियां प्रदान की। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा जो पहले के जो पद चले आ रहे थे उनको पूरी तरह से पूर्ववत बना रहने दिया गया। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे जनता, जलालुद्दीन खिलजी ने जो सत्ता का परिवर्तन किया था उसको जनता भूलने लग गई, और जलालुद्दीन ने अपनी दयालुता से और उदारता से लोगों को बहुत ही प्रभावित किया, और जिसके कारण नए सुल्तान के प्रति जनता को विश्वास पैदा हो गया। और इसलिए धीरे धीरे दिल्ली के लोगों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया, और कोतवाल फखरुद्दीन के नेतृत्व में उन्होंने उसे दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यद्यपि जलालुद्दीन दिल्ली आया और बलबन के वो दरबार में गया, वो लाल महल में भी गया, लेकिन उसने शाही दरबार में सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, और इसके स्थान पर वह उसी जगह पर बैठा जहां वह पहले उसके दरबार में बैठा करता था। तो इससे जनता में उसके प्रति एक विश्वास का जो भाव है वो पैदा हुआ। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन के सैनिक अभियान। तो जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू का विद्रोह और सीरी मोलक का जो षड्यंत्र था उसको पूरी तरह से विफल कर दिया था, और इसके बाद जलालुद्दीन ने अपना पहला जो सैनिक अभियान है वह 1291 में रणथंबोर के खिलाफ किया। इस समय जो रणथंबोर का जो शासक था वो हमीर देव था, और रणथंबोर पर आक्रमण करने से पहले जलालुद्दीन ने उसकी सीमा पर जो स्थित झाइन का जो किला था उस पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में ले लिया था। और झाइन पर अधिकार होने के बाद उसने रणथंबोर का घेरा डालने का निश्चय किया। 1291 और 92 में मंगोल नेता हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला ने 1.5 लाख मंगोल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण कर दिया था, और वह सुनम तक बढ़ गया था। तो जलालुद्दीन ने तुरंत इस मंगोल सेना को रोकने के लिए वह आगे बढ़ा, और उसने मंगोलों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। मंगोलों ने जलालुद्दीन से संधि कर ली, और उसने उनको शांतिपूर्वक लौट जाने की आज्ञा भी प्रदान कर दी। किंतु मंगोलों का जो एक दल था वह उलुग खां के नेतृत्व में भारतवर्ष में ही रह गया, और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। और भारत में ये जो नए मंगोल थे ये नव मंगोलों के नाम से विख्यात हुए। सुल्तान ने इन नव जो मंगोल थे इनको भी उदारता पूर्वक दिल्ली में बसने की आज्ञा दे दी। उनको वहां पर उसने रहने के लिए मकान, भत्ते, यहाँ तक कि राजकीय जो पदों पर भी नियुक्ति कर दी। साथ में ही जलालुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उलगू खां के साथ कर दिया। 1292 में जलालुद्दीन ने अब मंडौर पर आक्रमण किया,
और उस पर उसने सरलता से अधिकार कर लिया। और इसके अलावा जलालुद्दीन के समय में दो और सैनिक अभियान उसके जो भतीजा है अलाउद्दीन के द्वारा, एक तो भिल्सा पे किया गया और एक देवगिरी के विरुद्ध किया गया। 1292 में अलाउद्दीन ने भिल्सा पर आक्रमण किया और भिल्सा को जीतकर उसने भिल्सा में भारी लूटपाट की, और बाद में वह वहां से जो धन राशि लेके आया उससे वह दिल्ली गया और उसने सुल्तान को वह धनराशि अर्पित कर दी। जलालुद्दीन इससे बहुत प्रभावित हुआ और जलालुद्दीन ने इसके फलस्वरूप जो पुरस्कार उसको दिया उसमें उसको आरिज ए मुमालिक का पद अलाउद्दीन को दे दिया, तथा उसे कड़ा की जो इक्ता थी, अब उसमें अवध की जो इक्ता है वो भी अब अलाउद्दीन को दे दी। तो अब अलाउद्दीन एक तो आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त हो गया, साथ में ही वह कड़ा के साथ साथ अवध का भी सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। भिल्सा में अलाउद्दीन ने जीत के सफलता मिलने के बाद उसने देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी के जो शासक है रामचंद्र को पराजित करके वहां पर भारी मात्रा में वहां से धन प्राप्त किया, और लगभग 1 वर्ष की तैयारी के बाद उसने इस तरह का आक्रमण किया। 26 फरवरी 1299 में उसने कड़ा से देवगिरी के लिए प्रस्थान किया और वहां का जो शासक था रामचंद्र उसको पराजित कर दिया और वहां से वो अपार धन लेकर वापस दिल्ली लौटा।